हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आपको कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक की मैं थ्योरी यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। अब अगर बात आती है कि कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका होता क्या, तो कोशिका विभाजन से पहले हमको किसके बारे में जानना पड़ेगा कि कोशिका क्या होती है। अगर बात करें कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न से पहले हमको सेल के बारे में जानना होगा। तो सेल डिवीज़न क्या होता है यानी कि सेल क्या होता है। सेल हमारे शरीर की ये क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर कहें बेसिक यूनिट। क्या होती है, बेसिक यूनिट। और अगर आपको इस कोशिका के बारे में और डिटेल जानना होगा तो आप हमारे जो मेरा पिछला वीडियो पड़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से इसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा। तो कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात आती है कि क्या ये कोशिका ही जो है वो सारे कार्य को अकेले ही करती है या फिर कोशिका में और भी भाग पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया और भी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी हमारे शरीर की एक्टिविटी है यानी जितने भी क्रियाकलाप है उसको क्या करती है, ये सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो अगर अब क्या ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर में अकेले ही है कि और भी इनका मतलब और भी संख्याएं हमारे शरीर में कोशिकाओं की पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीज़न पढ़ते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतक बनाती हैं। अब ये जो ऊतक बनते हैं, ऊतक यानी कि क्या, टिश्यू। ठीक है, ये जो टिश्यू बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं, तो इसी सेल डिवीज़न के ही प्रोसेस से बनते हैं। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं कि एक सेल डिवीज़न होता क्या है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे सेल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बेसिक क्या है, एक कोशिका है, यानी क्या है, ये एक आपका सेल है। ये क्या करेंगे, ये फिर टूटेंगे और एक से कितने सेल बना लेंगे, 2 सेल बना लेंगे। ठीक है, 1 से 2 सेल बनाएंगे, फिर क्या 2 से 4 भाग में टूट जाएंगे। तो इसी टूटने के ही प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न। तो आइए अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या इस सेल से यानी कि जो सेल का विभाजन होता है तो क्या सिर्फ इसके न्यूक्लियस यानी कि सिर्फ केंद्रक ही टूटते हैं यानी उनका ही विभाजन होता है या इनके और भी ऑर्गेनेल्स। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम चलिए शुरू करते हैं बेसिक से कि कोशिका विभाजन होता क्या है। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ वेर्को। बहुत जगह विर्चो लिखा जाता है। तो रुडोल्फ वेर्को जो थे वो 1855 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ था कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पहले से मौजूद हैं उन्हीं से ही अन्य कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि उनके अनुसार क्या थी, उनकी अवधारणा क्या थी कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अब कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कभी आपको देखा होगा आपने चोट लग जाता है तो हमारे शरीर में जो घाव बन जाते हैं कुछ समय बाद देखते होंगे वो घाव भर जाते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं रीजनरेट हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी छिपकली है उसकी पूंछ कट जाती है तो वो भी फिर से क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ये कैसे बनती है, तो वो कोशिका विभाजन के ही द्वारा, क्योंकि जो घाव भरते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ही शरीर जो हमारे शरीर में जो पहले से ही कोशिका मौजूद होती है यानी जो सेल जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते उस सेल को यानी कि उस गैप को क्या करते हैं, पूरी तरह से फिल कर देते हैं। तो यही हमारा होता है कोशिका विभाजन। तो आई होप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या कि पहले से ही जो हमारे शरीर में कोशिकाएं मौजूद होती हैं उसी से ही नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर है अब क्या रहा कोशिका विभाजन।
तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मूल कोशिका विभाजित होती है और दो अधिक संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। अभी मैंने बताया था कि पहले एक डिवाइड करेगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, ऐसे उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमारा होता है क्या, सेल डिवीजन, या फिर इसको कहेंगे कोशिका विभाजन। आगे चलते हैं कि अब इसे और क्या नाम देते हैं। कोशिका विभाजन को ही क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं। अब है सेल डिवीजन में जो आपका समयावधि यानी कि जनरेशन टाइम, ठीक है, जनरेशन टाइम किसे कहते हैं, तो जनरेशन टाइम किसे कहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जनरेशन टाइम किसको बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, कोशिका है, ये टूटे, ठीक है, तो ये दो कोशिकाओं में टूट गए, फिर ये अगेन टूटे, ये भी दो कोशिकाएं आपस में बना लिए। तो यहाँ से ये जो दो कोशिकाएं बन रही हैं, फिर यहाँ से जो बन रही हैं कोशिकाएं, इनका जो विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम लिया जा रहा है, यानी कि जो टाइमिंग, इनका जो टाइम टेकन हो रहा है, जो टाइम ले रहे हैं ये विभाजित होने में, उसी को ही बोलते हैं जनरेशन टाइम। यानी एक से दूसरे में जो जनरेट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। अब जैसा कि अब इसमें देखें, वही द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन, यानी कि जो 2 सक्सेसिव डिवीजन हो रहे हैं, ये पहला, ये हमारा दूसरा, तो उसमें जो टाइम लिया जा रहा है उसी को क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम। अब सबके लिए अलग अलग जनरेशन टाइम है, वैसे बेसिकली मानव के लिए ही क्वेश्चन आते हैं कि मानव का जनरेशन टाइम क्या होता है। यानी कि अगर एक साइकिल बोले कि सेल डिवीजन के लिए अगर एक साइकिल पूरा कंप्लीट करना हो तो उसके लिए जनरेशन टाइम कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और वहीं अगर बात आती है इष्ट कोशिका के लिए, तो उसका जनरेशन टाइम कितना होता है, 90 मिनट होता है। फिर अगर बैक्टीरिया में बोले तो कितना होता है, 20 मिनट। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इन तीनों का जनरेशन टाइम आ जाता है। तो मनुष्य के लिए 24 घंटे यानी कि पूरा एक दिन लग जाता है, एक दिन एक रात एक साइकिल को पूरा करने में। और अगर वहीं इष्ट की बात करें तो 90 मिनट। अब जैसे मान लीजिए इसको समझना ही हो, इष्ट का ही ले लेते एग्जाम्पल। जैसे आप लोग कभी कभी देखते आटा को क्या है, कुछ देर गूंथ कर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप लोग उसको छोड़ते कहते हैं इसमें क्या है, जब आप उसको 90 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो आटा क्या होता है, थोड़ी देर बाद स्पंजी हो जाता है, यानी कि उसमें खमीर उठना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इष्ट की कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, डिवाइड करती है, बार बार विभाजित होती हैं, जिससे वो क्या होंगे, उसी को उनका जनरेशन टाइम कहेंगे कि यानी जितनी देर के लिए हम उनको छोड़ते हैं। तो आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कहीं कहीं आपको देखते होंगे 2 प्रकार के दिए जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन मोस्टली वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इनको बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन का मतलब इसमें डायरेक्ट डिवीजन होता है, ठीक है, यानी इसमें कोई स्पिंडल फाइबर का यूज नहीं किया जाता है। तो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, जब आपको स्किप जो वीडियो जो बाकी है आपको जब कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या है। उसके बाद आता है माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे पेरेंट्स का आप लोग सुने होंगे कि गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो अगर जब इनका जो डॉटर सेल बनती हैं, जो इसके बाद जब डिवीजन होगा तो इनके जो और डॉटर सेल बनेंगे तो उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 होगी, यानी कि समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही बात मियोसिस की आती है, यानी अब देखिए यहाँ पे लिखा अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ये 46 में अगर पेरेंट्स का गुणसूत्र 46 है तो उनका कितना हो जाएगा, 23, यानी कि हाफ, कितना हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्यों इसको समसूत्री बोलते हैं और इनको क्यों अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो हम आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर समसूत्री यानी कि बात करें किसकी, माइटोसिस की, माइटोसिस, और एक तरफ मियोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर पेरेंट सेल हैं जिनका गुणसूत्र क्या है, कितना है, 46 नंबर है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम
नंबर है, ठीक है, कितना है 46। अब इनका क्या होगा, ये जब पहले डिवाइड होंगे तो ये पहले इनका साइज जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इनलार्ज होगा, ठीक है, कुछ ऐसे इनलार्ज होंगे। और इनके न्यूक्लियस भी, यानी कि इनके जो बीच के न्यूक्लियस हैं वो भी क्या होंगे, कुछ इनलार्ज हो जाएंगे। फिर इनमें जब खिंचाव होगा तो ये अगेन फिर ये टूट जाएंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। इनको सेम कलर से बनाते हैं क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इनको इसी से ही बना दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मतलब ये अपने एकदम पेरेंट्स के ही तरह बनते हैं, यानी कि ये क्या है, डॉटर सेल। ये आपके क्या है, डॉटर सेल। तो अगर इनका गुणसूत्र संख्या कितना 46 है, अगर इस पेरेंट्स की गुणसूत्र संख्या कितनी है 46 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 46। और ये जो डॉटर सेल बन रहा है इनकी भी संख्या जो होती है 46। इसीलिए माइटोसिस को एक और नाम से जानते हैं, क्या, उनको ही बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो अगर माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट सेल का जो गुणसूत्र संख्या होती है वही उनके डॉटर सेल में होती है। और ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं। ये डिवीजन कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल मतलब कायिक कोशिका, यानी कि कहें हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है, चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, हाथ पैर जो भी होते हैं, वो सारे जगह कौन सा डिवीजन पाया जाता है, माइटोसिस डिवीजन। सिर्फ किसको छोड़कर, स्पर्म और ओवम को छोड़कर, बाकी यानी कि जर्मिनल जो टिश्यू होते हैं, जर्मिनल जो कोशिका होती हैं वहाँ पे छोड़कर बाकी जगह हमको क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस डिवीजन। और अगर बात करें मियोसिस डिवीजन की, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले मान लीजिए ये आपके पेरेंट सेल हैं, ठीक है। पेरेंट सेल की गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 46। फिर ये क्या करेंगे, ये पहले इनलार्ज होंगे। ये पहले क्या होंगे, इनलार्ज होंगे, यानी साइज में थोड़ा सा इनके खिंचाव आएगा, ये थोड़ा बढ़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इनके न्यूक्लियस भी इनलार्ज हो जाएंगे साइज में। फिर ये क्या करेंगे, फिर टूटेंगे डॉटर न्यूक्लियाई में। तो एक ये सेल बनेंगे और एक आपका ये सेल बना, ठीक है। तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 23। और ये अगेन डिवाइड करते हैं फिर से। यहाँ पर ये जो आपका होता है ये मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट। और यहाँ पर फिर होगा फिर से मियोसिस सेकेंड, यानी कि ये सोचते हैं कि ये तो सिंपल टूटा, ये कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे पेरेंट्स था वो वैसे ही अपने आप को डिवाइड कर लिया। लेकिन मियोसिस के बारे में अगर बात करें तो मियोसिस थोड़ा सोचते हैं कि हम थोड़ा हटके कुछ काम करेंगे। और हटके क्या करेंगे, वो सोचते हैं कुछ हम अलग ढंग से डिवीजन करेंगे। तो अलग ढंग से क्या करते हैं, वो 2 बार डिवाइड होते हैं। एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट, एक बार होता है मियोसिस सेकेंड। तो इसमें जितने भी सेल बनते हैं वो सारे के सारे अलग अलग टाइप के बनेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के जितने भी बनेंगे सब एक दूसरे से अलग होंगे। और यहाँ पर सबके गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 23 यहाँ भी होगा, 23 यहाँ भी होगा, इनका भी 23, यहाँ भी 23, यानी पेरेंट्स के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए मियोसिस को और क्या बोलते हैं, मियोसिस को ही और बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी गुणसूत्रों की संख्या की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे जितने भी जर्मिनल कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जर्म सेल जो भी होंगे वहां पर पाए जाते हैं। जर्म सेल में ये देखने को मिलते हैं। जर्म सेल यानी कि किसमें, टेस्टिस एंड ओवरीज में, टेस्टिस एंड ओवरी में। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। तो चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक से बहुत डर लगता है, क्योंकि सबको लगता है ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। यकीन मान लीजिए यहाँ पे आप
अगर इसको वीडियो पूरा शुरू से लेकर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा जो भी आपका कंफ्यूजन है या फिर जो भी डर है वो आपका दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर भी माइटोसिस और मियोसिस में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या है, जो आपका 2n है, क्योंकि जो आपका माइटोसिस होता है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंडीशन में होता है, यानी कि डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होता है। तो यहाँ पे 2n का मतलब क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46, और यहाँ पे भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46। फिर ये डिवाइड करते हैं और ये 2n डॉटर सेल में ही बनते हैं। 2n यानी कि ये भी डिप्लॉइड है 46। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और ये क्या हो गए 1n यानी कि हैप्लॉइड सेल बन गया। हैप्लॉइड मतलब कि ये कितने हैं 23 है, ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23। तो ये डिफरेंस था माइटोसिस और मियोसिस में। अब चलिए शुरू करते हैं कि पहले ए माइटोसिस अभी मैंने आपको बताया कि ए माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। तो ए माइटोसिस कहाँ होता है, इसे कैरियोस्टोनोसिस भी कहा, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन या बाइनरी विखंडन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसके दो नाम हैं, एक या तो आप कह सकते हैं ए माइटोसिस या कैरियोस्टेनोसिस, या फिर कह सकते हैं बाइनरी विखंडन। जो आपको मोस्टली ईस्ट में देखने को मिलता है उसमें बाइनरी फिजन ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर हैं उसका कोई कार्य नहीं होता है, उसी को फिर हमने बाइलिंगुअल कर दिया है कि किसी को दिक्कत ना हो। और ये मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में, यानी कि जो बैक्टीरिया सेल है और प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का डिवीजन होता है, असूत्री विभाजन। तो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का, अगर पूछ लिया विभाजन किस तरह का होगा तो असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अब आता है समसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री को ही क्या बोलते हैं, माइटोसिस, या फिर इसी को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल अभी बताएं कि क्यों इक्वेशनल बोलते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ही एकदम हुबहू कॉपी हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका विभाजित होकर अपने जैसे ही दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेते हैं। क्योंकि अब अगर मान लीजिए पेरेंट्स का जो हाथ है तो हमारे भी तो कंप्लीट हाथ बनेंगे, कंप्लीट मुंह बनेंगे, पैर बनेंगे, तो वो पूरा टोटल अगर क्रोमोसोम नंबर आएंगे तभी ना वो कंप्लीट डिवीजन कहलाएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारा समसूत्री विभाजन। तो क्रोमोसोम संख्या भी क्या होगी, समान होगी। फिर है शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती है। अभी मैंने बताया कि किसके द्वारा डिवाइड होती हैं, माइटोसिस द्वारा होती है। किसको छोड़ के, जन्म कोशिका कुछ और न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन की कोशिका भी वो डिवाइड नहीं होती हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सभी जगह हमारे किस टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कि फेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के चरण। अगर बात करें माइटोसिस के चरण की तो उसमें आपके मोस्टली कहीं पे 4 दिए जाते हैं, कहीं 7 दिए जाते हैं, कहीं 5 दिए जाते हैं। तो ऐसे मोस्टली यहाँ पे 6 फेज दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है मेरा इंटरफेज, और दूसरा है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये आपके 6 चरण दिए गए हैं। तो इसमें अगर बात करें चरण की तो आपके ये 6 चरण दिए गए हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो चलिए इसमें पहले शुरू करते हैं क्या, इंटरफेज। तो इसमें मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि पहला फेज क्या है, इंटरफेज। ठीक है, बात करें अगर इंटरफेज की तो इंटरफेज में क्या होता है, जैसे इसमें जो कोश सेल है हमारा, उसमें जो ये जो जितने भी इसमें डीएनए और जो भी न्यूक्लियस, ये सब उसमें जितने भी न्यूक्लियस में जितने भी डीएनए होते हैं वो सब क्या होते हैं, इधर उधर अभी बिखरे पड़े रहते हैं, और वो बस क्या होते हैं, बस वो सेटअप करते हैं, यानी कि एडजस्ट करने की, यानी कि क्या करेंगे, अब शुरुआत करेंगे किसके लिए, प्रोफेज के लिए, यानी कि अगर जो चरण है उसके लिए ये अपने आप को तैयार करते हैं। यानी कि यह कोशिका विभाजन का क्या होता है, ये पहला चरण होता है। इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन के लिए अभी तैयार होती है, यानी कि मतलब क्या होगा, अभी प्रिपेयर होना शुरू होता है कि क्रोमोसोम को क्या करेगा, वो कंडेंस करना, यानी कि डीएनए में बनाना शुरू करेगा। तो ये क्या है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का क्या होता है, पहला स्टेप होता है। इसमें सेल क्या करता है, स्टार्ट होता है प्रिपरेशन टू सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के लिए अभी अपने आप को तैयार करता है। और यह प्रक्रिया होने में लगभग 22 से 23 घंटे लगते हैं। ठीक है, कहीं
पे 18 से 20 कोई दिखाता है कहीं कुछ। तो अगर मानव की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज ही आपका कितना 22 से 23 घंटे लगते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ भी कोई कार्य करना रहता है तो आप उसका तैयारी जितना, अगर मान लीजिए घूमने जाना है तो आप अगर एक दिन के लिए भी जाएंगे तो आप एक हफ्ते पहले से ही पता चलता है तैयारी करते हैं। तो वैसे ये भी है कि इनको अगर सेल डिवाइड करना है तो पहले वो कितना 22 से 23 घंटे पहले उसको तैयार करने में लगाते हैं, फिर उसके बाद से डिवीजन शुरू होता है। तो ये हमारे सेल डिवीजन का यानी कि माइटोसिस का ये फर्स्ट स्टेप होता है इंटरफेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा स्टेप आता है प्रोफेज। दूसरा स्टेप है आपका क्या, प्रोफेज। अगर बात करें प्रोफेज की तो इस चरण के दौरान क्या होगा, गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और सेंट्रोसोम क्या होता है, नाभिक के विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं, जिससे माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण शुरू हो जाता है। अभी हम आपको पिछले डायग्राम में दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्रोमैटिन है वो क्या होंगे, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो इनके स्पिंडल फाइबर, ये जो साइड में बनते हैं यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, वो उनको इधर मतलब किनारे पे ले जाना शुरू करते हैं, किसमें, प्रोफेज में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका था प्रोफेज फर्स्ट। और इसमें ही देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जितने भी उसके सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या हो जाएंगे, इस फेज में डिसअपियर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होगा उसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा और क्या हो जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अगला फेज है मेटाफेज। अगर बात करें मेटाफेज की तो इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रोसोम जो होता है पतले धागे जैसी संरचना, पतले धागे जैसे अभी बोले ना कि उसमें अभी शुरू होता है स्पिंडल फाइबर बनना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्पिंडल फाइबर बन जाता है और इस स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जाकर फिर ये क्या करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। तो पहले स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, धागे जैसी संरचना, मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे ऐसे साइड में, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये धागे जैसी संरचना होती है और ये किससे, ये क्रोमोसोम से जाकर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और उनको टाइटली बाउंड कर देते हैं, यानी पकड़ लेते हैं, किसमें, मेटाफेज स्टेप में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि अब जो उनको जकड़े रखा है सिस्टर क्रोमैटिड्स को, उनको क्या करेगा, अपोजिट साइड्स उनको सेपरेट कर देगा, यानी कि उनको अब ध्रुवों की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाफेज में, आप ये डायग्राम यहाँ पर देखिए, वो पूरा इक्वेटर पर उनको लाकर कर देता है, किसको, जो सिस्टर क्रोमैटिड है, किसके द्वारा, जो यहाँ पे ये क्रोमैटिड फाइबर है। तो वही कह रहा है, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अलग हो जाते हैं और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। आगे है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अब क्या होगा, वो एकदम अपोजिट जो उनके पोल हैं, यानी इस साइड, वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं और फिर नाभिकीय झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है, यानी कि उनका अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो फिर से इसके भी किनारे यहाँ पर बन जाते हैं, न्यूक्लियस के, ठीक है, बन जाते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर यानी कि जो इनको ऐसे जोड़े रखे थे वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं और ये फिर से अगेन क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के द्वारा ये दो सेल में फिर से डिवाइड हो जाते हैं। आपको हम शुरू में ही दिखा दिए थे कि कैसे कैसे माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टीलोफेज में क्या होगा, ये जो आपके देखिए सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से अगेन रिपेयर हो गए, यानी कि फिर से बन गए हैं। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर थे वो क्या हो गए, उनके डिसअपियर हो गए और ये अपोजिट ध्रुव में पहुंच चुके हैं और क्या स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया है, वो टूट चुके हैं और यही आगे चल के साइटोकाइनेसिस करेंगे और डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी दो डॉटर सेल में बट जाते हैं और उन्हीं दो डॉटर सेल में बटने की प्रक्रिया को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारे माइटोसिस का लास्ट स्टेज होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, ये अंतिम फेज होता है जिसमें कोशिका क्या होती है, पूर्ण विभाजित हो जाती है और नए कोशिकांग बनने लगते हैं, यानी कि फिर से वो न्यू सेल, जैसे नया सेल बन जाता है वो एकदम उसी की तरह बिहेव करने लगेंगे और ये फिर से अगेन डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, लास्ट फेज होता है ऑफ द सेल डिवीजन इन विच सेल कंप्लीटली क्या हो जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे और सेल ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, स्टार्ट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे सेशन का ये लास्ट यहाँ तक का ही टॉपिक था साइटोकाइनेसिस का। इसमें जो ये पार्ट फर्स्ट है आपका, ये माइटोसिस का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और इसके जो सेकंड पार्ट आएंगे वो मियोसिस के होंगे। तो इसमें आपके पूरे टोटल माइटोसिस के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है, और इससे भी जो भी रिलेटेड MCQ बनेंगे वो हम आपको अगले पार्ट में उसको कवर करा देंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखें और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।